हजारों डिग्रियां लेकर इल्म पर दस्तरस पाकर छलकते लफ्ज आंखों से ना पढ़ पाओ तो जाहिल हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 9 पार्ट 34 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आया होगा। गाइस, अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। कशमाला, उसने थूक निकला। कैफ, वो सपाट सी लग रही थी। उसके ऐन मुकाबिल आके रुकी। बैठो, उसने सामने रखे सिंगल सोफे की तरफ इशारा किया। टांग पे जोर डाले हुए तकलीफ शुरू होने लगी थी। मैं ज्यादा देर बैठने नहीं। बैठो, वो कदरे जोर से बोला। जब्त से मुट्ठी भींच ली। चेहरे पे तकलीफ थी। वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था और उसके बैठने से पहले वो बैठ नहीं सकता था। तो मुझसे मिलना चाहते थे, वो संजीदगी से कहते सामने बैठी। माहिर ने वापस बैठते हुए फुर्सत से बियर बोल को देखा। यकीनन मेरे भाई ने। ओ, मैं इसका भाई नहीं हूँ, मैं केयर टेकर नर्स हूँ। सिर्फ नर्स? वो तंज से कहता एकदम उठा और मैं सर झटकता आगे बढ़ गया। माहिर ने बहुत जब्त से उसे दूर जाते देखा। उसकी खबर वो बाद में लेगा। अब वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो उसे ही देख रही थी। कहाँ से बात शुरू करें? बात खत्म कहाँ हुई थी? तुम्हारी अम्मी के लिए। अल्फाज अधूरे छोड़ दिए। आई एम सो सॉरी। शुक्रिया। 3 माह हो गए इस बात को। उसके अंदाज में कुछ जताता हुआ सा था। मैं आना चाहता था लेकिन उसकी नजरें अपने कदमों पे झुकी। ना महसूस अंदाज में बैसाखी मजीद पीछे धकेली, लेकिन कुछ काम में फंस गया था। आना चाहिए था, माँ से इतना ताल्लुक तो था तुम्हारा। उसकी आवाज में गिला था, गुस्सा भी। माहिर ने इस्तजाबिया आबरू उठाए। ओ, यानी तुमने मेरा इंतजार किया? मैं क्यों इंतजार करूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहित और माही से तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे पे जोर दिया। माहिर ने कंधे उचकाए, क्योंकि वो दोनों सेंसिबल हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, जल्द माफ कर देते हैं। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही, आंखें छोटी करके जैसे उसकी रूह के अंदर उतरना चाह रही हो। कुछ था जो उसके अंदाज में नया था, जैसे किसी बात का नया गुस्सा हो। मैंने भी कोशिश की तुम्हें माफ करने की, तुम्हारा यकीन करने की, लेकिन हर दफा तुम्हारा एक और फरेब सामने आ जाता है। माहिर फरीद की जात का एक और खुफिया पहलू, और बस सब खत्म हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी तुम मेरा यकीन करने की कोशिश करती हो। उसने गुजरते हुए वेटर को इशारा किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। वो फौरन से बोली। जानता हूँ, अपने लिए मंगवा रहा हूँ। बेनियाजी से करीब आए वेटर को देखा। मेरी रेगुलर कॉफी? उसका अंदाज अब सपाट हो चुका था। वो भांप चुका था कि वो एक दफा फिर कोई नई फर्दे जुर्म लेकर आई है। इस दफा क्या किया है मैंने? कशमाला बीबी पीछे को टेक लगा ली और एक बाजू सोफे की टेक पे फैला लिया, एक टांग दूसरी पे जमा ली। ये कम तकलीफ दे पोस्चर था। तुमने कहा तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए मेरी जिंदगी में आए थे, और मैं इस बात पे यकीन करने लगी थी कि उसने एक कागज जैकेट की जेब से निकाल के उसे सामने किया। माहिर ने हाथ बढ़ा के कागज लिया और उसकी तहें खोल के देखा। याद है, ये क्या है? इंजंक्शन? वो एकदम हंस पड़ा और कंधे उचकाए। एक तरह का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ये जिस जमाने का है, तब बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स लिए थे। मगर वो नहीं हंसी, वो इसी तरह उसे देख रही थी। ये सबरीना की फैमिली ने लिया है, वो लड़की जो तुम्हारे सौतेले बाप के साथ एक्सीडेंट में मारी गई थी। हाँ, उन दिनों बहुत से लोगों को मुझसे खतरा था। वो फिर से हंस दिया। क्या तुम नहीं जानती, मैं एक साइकोपैथ मशहूर हूँ। इस्तांबुल, दोहा, लंदन, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ सब जानते हैं। उसके अंदाज में ढटाई थी। तुम उस लड़की के घर वालों को हरास कर रहे थे। वेल, उसने कंधे उचकाए। मैं उसको हरासमेंट नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ खनकारा, कुछ सवालात पूछना चाहता था।
वो बुरा मान गए। किसी के खिलाफ इंजंक्शन लेना लंदन में आम सी बात है। मुस्कुरा के कागज मेज पे रखा। इसमें फरेब क्या है? सबरीना ज़ियाद की मंगेतर थी और तुम उसका ताकुब कर रहे थे, जैसे मेरा ताकुब करते थे। चंद लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, फिर एकदम बाजू नीचे किया और टांग से टांग हटा के सीधा हो बैठा। कागज दोबारा खोल के देखा, उसकी रंगत बदलने लगी। तुम कुछ भी अपनी बहन के लिए नहीं कर रहे थे, तुम ये सब ज़ियाद की वजह से कर रहे थे। तुम हमेशा मुझे ज़ियाद के खिलाफ करते थे। तुम्हें उससे शायद कोई ज़ाती मसला है। कैफ, मैं समझ ही नहीं सकी। तुम मेरी जिंदगी में तब आए जब ज़ियाद मेरी जिंदगी में आया। तुम ज़ियाद से जुड़ी हर लड़की का पीछा करते हो। ये है तुम्हारा और मेरा कनेक्शन, जिसे मैं पहले समझ नहीं सकी। वो अभी तक उस कागज को पढ़ रहा था, फिर उसने चौंक जाने वाले अंदाज में चेहरा उठाया। नहीं। क्या तुम? नहीं, सबरीना ज़ियाद की मंगेतर नहीं थी। वो तेजी से बोला। माला ने गहरी सांस ली और पीछे को होके बैठी, बाजू सीने पे लपेट लिए। आंखों में बस अफसोस था। हर दफा यही होता है, तुम्हारा एक नया फरेब खुलता है और मैं उसे तुम्हारे सामने रखती हूँ और तुम ना जानने की अदाकारी करते हो। जैसे तुमने मेरा रेस्तोरां नहीं खरीदा, जैसे तुमने कैफ को धमकाया नहीं, जैसे तुम जानते ही नहीं कि सबरीना ज़ियाद की मंगेतर है। सबरीना की किसी से मंगनी नहीं हुई थी। अगर ज़ियाद उसको अपनी मंगेतर कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। उसका अंदाज कती था। तुम हमेशा मुझे ज़ियाद के खिलाफ करने की कोशिश करते हो। तुम मेरी माँ की मौत पे नहीं आए, लेकिन तुम ज़ियाद और मेरी शादी से चंद दिन पहले यहाँ आ गए हो। तुम ज़ियाद से किसी चीज का इंतकाम ले रहे हो शायद। क्या मसला है तुम दोनों का? ओ, उसके लब ओ में सुकड़ गए। एक अफसोस भरी सांस खारिज हुई। इसीलिए तुम यहाँ आई हो? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा या कोई मसला पैदा करूंगा? अब के वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में अजियत थी, उदासी थी। तुम वाकई मुझे नहीं जानती। छी छी छी। अफसोस से सर नफी में हिलाया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब तक मैं तुम्हारी सुनता आया हूँ, अब मेरी सुनो। वो आगे को झुका और गौर से उसकी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम खुद आई हो क्योंकि तुम मुझसे खौफजदा हो। हालांकि तुम्हें उस शख्स से खौफजदा होना चाहिए जिससे तुम शादी करने जा रही हो। वो एक नार्सिसिस्ट, फरेबकार और झूठा इंसान है। वो तुम्हें हर्ट करेगा कशमाला, वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। लेकिन मैं तुम्हें उससे शादी से मना नहीं करूंगा। ये तुम्हारी गलती है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की गलती करने दूंगा, क्योंकि ये मेरा मुकाम नहीं है मैं किसी के फैसले को कंट्रोल करने की कोशिश करूं। तुम जिससे भी शादी करो मुझे कोई मसला नहीं है और मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक तुम कुछ नहीं समझी। तुम्हारे ऊपर ज़ियाद सुल्तान का स्पेल, जादू चढ़ा हुआ है। वो तलखी से मुस्कुराया। मोहब्बत जादू नहीं होती। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। कर्ज कह लो, और ये कर्ज तुम्हें कुछ सुनने नहीं देगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन उसने मुट्ठी बंद की और अंगूठा निकाल के ऊपर किया। पहली बात, सबरीना ज़ियाद की मंगेतर नहीं थी। ज़ियाद ने तुमसे झूठ बोला है। वो मुझसे झूठ नहीं बोलता, सारा खानदान जानता है वो उसकी मंगेतर थी। दूसरी बात, उसने जोर देकर कहा जैसे उसकी बात सुनी ना हो, और एक उंगली मजीद बंद मुट्ठी से निकाली। मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी बहन के लिए आया था। गलत किया, बहुत गलत किया, और यही मेरी सजा है। लेकिन मैं अपनी बहन के लिए ही आया था। गो के मैं जानता हूँ कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, बल्कि मुबैना कुछ जानती है जो मेरी मदद करेगा। उसे खुद भी नहीं मालूम कि क्या, लेकिन वो कुछ जानती है और ये अलग है। वो मेरी मदद शायद कर सके, शायद ना कर सके, लेकिन उसकी आवाज मध्यम हुई, एक सरगोशी के जैसी। एक बात मैं जानता हूँ पहले दिन से, जब मैंने तुम्हारी नौकरी की थी, और मैंने आज तक किसी इंसान की नौकरी नहीं की कशमाला, सिर्फ तुम्हारी की। मैंने किसी की गाड़ी के दरवाजे नहीं खोले सवाए अपने बाप के, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। माइटी माहिर फरीद, वो बुरबुराई, क्योंकि मैं पहले दिन से जानता था कि तुम मेरी बहन को ढूंढ सकती हो, सिर्फ तुम। मैं कभी इंसानों के बारे में गलत नहीं होता, उसको वाइब कहो या वजदान। मैं तब भी जानता था और अब भी, तुम मेरी बहन को बचा सकती हो। वो जहां थी वहीं ठहर गई। आंखें हैरत से छोटी हुई। उसे इस बात की तवक्का नहीं थी। तुम हलाल को नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुम उसको ढूंढ सकती हो, सिर्फ तुम।
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے لگا ماہر کی بھوری آنکھوں میں کچھ گلابی سا ابھرا تھا، گلابی نمی۔ وہ پلک نہیں جھپکا سکی۔ ویٹر نے کپ کافی لا کے سامنے رکھی۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا۔ حلال اس اکتوبر 11 سال کی ہوئی ہوگی۔ وہ بہت بہت پیاری ہے، بہت سمارٹ۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ نمی تھی، اس کی آواز میں بھی وہی نمی تھی، گیلا سا کچھ۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، جانتا ہوں، کرتی رہو، ساری عمر کرتی رہو، لیکن تم حلال کو نہیں جانتی۔ وہ بہت پیاری ہے، وہ میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی ہے، اور وہ مجھ سے کھو گئی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ میں نے خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم نہیں جانتی کشمالہ مبین کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب انسان کو وہ آوازیں سنائی دیں جو ہوتی نہیں ہیں، وہ چہرے دکھائی دیں جو وجود نہیں رکھتے۔ مالا لمحے بھر کے لیے پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ میری وجہ سے کھوئی تھی، لیکن وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ کہیں چھپی ہوئی ہے، وہ اکیلی ہے، میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھی۔ پانی ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ اس کی مدد چاہیے، اس کو مدد چاہیے، میری مدد، تمہاری مدد۔ وہ اکیلی ہے، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حلال اور میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ لیکن میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں منت تھی، وہ واقعی پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ صرف ایک بات، تمہیں جب بھی موقع ملے، جب بھی، اس نے زور دیا، پھر سے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، تو تم حلال کی مدد ضرور کرو گی۔ حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اس کو اس جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی۔ میرے کیے کی سزا تم حلال کو نہیں دو گی۔ کیا تم میرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہو؟ وہ خاموش ہوا، پھر گہری سانس لیتا دائیں طرف دیکھنے لگا، آنکھیں جھپکائی جیسے نمی کو گرنے سے پہلے واپس اندر کھینچنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں دی تو اس کو کیا دوں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیف کی آنکھوں کو ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم مجھے حلال سے ملا سکو تو میں بدلے میں تمہارے لیے وہ کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ مالا کے آبرو اچنبے سے بھینچے، کوئی فسوسا ٹوٹا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہ کشمالہ بی بی، نہ۔ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ہم انسان ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے سے کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ کوئی بھی ایسا کام جو ممکن ناممکن ہو، پیسے سے ہو یا ہاتھوں کی کوشش سے، میں اسے کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی ہو۔ مجھے کبھی تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، وہ دھیرے سے کہتے ہوئے اٹھی، بیگ اٹھا کے کوہنی پہ رکھ لیا، ایک آخری نظر اس پہ ڈالی۔ میں زیاد کے ساتھ خوش ہوں اور صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے سکون سے میری نئی زندگی شروع کرنے دو۔ ماہر نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ وہ پلٹی اور آگے بڑھ گئی۔ تبھی وہ پیچھے سے بولا، صبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی، چاہو تو صبرینا کی فیملی سے پوچھ لو۔ اس نے عقب سے پکارا اور کتاب اٹھا لی۔ مالا کے قدم لمحے بھر کے لیے زنجیر ہوئے، لیکن وہ پھر آگے بڑھ گئی۔ اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تھا۔ وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ سوار ہوا۔ اس نے مال کے فلور کا بٹن دبایا اور گردن موڑی۔ بیئر بول فرید ساتھ کھڑا تھا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ ہیلو۔ اس نے سر کو اس بات میں خم دیا اور سینے پہ بازو لپیٹے سامنے دیکھنے لگی۔ دھاتی دروازوں میں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر نے آپ کو یہاں نہیں بلایا تھا، میں نے بلایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مل کے بات کر لیں۔ جانتی ہوں۔ اس نے کن آنکھوں سے اس کا عکس دیکھا۔ اس نے اس نوجوان کو کہیں دیکھ رکھا تھا، پچھلی دفعہ بھی یہی لگا تھا، شاید گزرے برسوں میں کہیں دیکھا ہو، اسے یاد نہ تھا۔ آپ کو شادی کی مبارک ہو، اور ہماری پرواہ مت کریں، ہم دونوں بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے کٹے۔ کیا وہ بیمار ہے؟ بیئر بول چونکا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ بیمار؟ وہ تکلیف میں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پہ زخم کا نشان بھی تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔
اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کی امی کی ڈیتھ کے دنوں میں۔ وہ پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن آ نہیں سکا۔ اس کی ٹانگ بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہے۔ اب بھی وہ حلال کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ کسی سے ملنا تھا ہمیں۔ مالا نے بس سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں۔ لفٹ کے دروازے کھلے لیکن وہ تکلیف میں نہیں ہے۔ وہ باہر نکل رہی تھی جب بیئر بول پیچھے سے بولا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیونکہ تکلیف میں ہونے کے لیے انسان کے سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے، اور ماہر بے ایک روبوٹ ہے، دل وغیرہ نہیں ہے اس کا۔ بیئر بول نے مسکرا کے کندھے اچکائے اور وہ ایک دم ہنس دی، پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اگلے چند گھنٹے کے لیے اسے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ فی الحال وہ ماہر کا سامنا کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ وہ گھر آئی تو خاموش سی تھی۔ طبیعت پہ عجیب سا بوجھل پن تھا۔ وہ ایک نارسسٹ ہے، فریب کار اور جھوٹا شخص۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا اور وہ آپ کو بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو سبرینا کے پیچھے پڑا تھا۔ محبت میں کوئی سیلف ریسپیکٹ، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اسے اس جادوگر کی قید سے ضرور نکالو گی۔ اس کے ذہن میں بہت سا شور تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی اور اپنے کھلے ہوئے بیگز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں اور ابھی تک اتنا کچھ رہتا ہے سمیٹنے والا۔ ماہی بہت سے شاپنگ بیگز لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ماہی، میں ٹھیک کر رہی ہوں ضیاء سے شادی کر کے، اس نے عجیب الجھن سے سوال کیا۔ یار یہ نکاح، یہ پہلے کا ڈپریشن نا سب لڑکیوں کو ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے اور خوف بھی۔ تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو، خالہ کی باتوں کو بھول جاؤ، وہ امریکہ رہتی ہیں، ان کو کیا پتا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھی اور سمجھانے والے انداز میں بولے، زیاد میں کوئی برائی نہیں ہے، ویسے بھی جب بھی کسی کا کسی سے رشتہ ہو آدھا خاندان خلاف ہی ہوتا ہے۔ مالا نے ایک نظر اپنی خالی بیڈ کو دیکھا۔ ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ ایک ہوک سی دل سے نکلی، ماں نگینا آنٹی کو پسند کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، وہ زیاد اور تمہارے رشتے پہ خوش تھی، یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سارے اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں وہ خوش تھی، پھر ماں پہ بھروسہ کر کے شادی کر لو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو پیکنگ کرتے ہیں۔ اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا، ساری کلفت، بوجھل پن سب ہوا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہت سلیقے سے تمام اشیاء، بیگز اور کارٹن زمین پہ رکھتی نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ ایک خیال کے تحت اٹھی اور الماری سے ایک باکس نکال کے لائی۔ ماہی نے حیرت سے اس سرمئی خالی باکس کو دیکھا۔ خالی باکس کیوں رکھ رہی ہو؟ کشمالہ مبین نے آنکھیں اٹھا کے اپنی بہن کو دیکھا، پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت سے قصے دفن تھے۔ ہونا چاہیے، خالی باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ سن روف سے آتی روشنی نے سارے کو منور کر رکھا تھا۔ فاصلے پہ رکھی میز، کرسیوں پہ بیٹھے مہمان ناشتے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات جب ڈھیر ساری آوارہ گردی کے بعد بیئر بول واپس آیا تو خلاف توقع ماہر نے اس سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب۔ کل اس کی شادی ہے۔ بیئر بول اپنی پلیٹ پہ جھکا، دھیرے سے بولا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا کرتے؟ جس لڑکی سے محبت کرتا اس کی شادی روکنے کے لیے جنگ برپا کر دیتا، یعنی تمہیں ہر تیسرے مہینے ایک جنگ برپا کرنی پڑتی۔ بیئر بول نے خفگی سے نظریں اٹھائی۔ ابھی تک مجھے کسی سے ٹھیک سے محبت نہیں ہوئی، جب ہوگی تو سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ جو محبتیں تمہیں ابھی تک ہوئی ہیں ان کا پتہ میرے بینک بیلنس کو لگ چکا ہے۔ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے وہ اپنی کافی میں دودھ انڈیلنے لگا۔ سفید دھار سیاہ مایا میں انڈیلی جا رہی تھی، دھواں سا نکل کے اوپر اٹھ رہا تھا۔ حیرت ہے تم مجھ سے خفا نہیں ہوئے؟ بلا آخر وہ کہہ اٹھا۔ ماہر کل شام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اسے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ تم آزاد انسان ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو۔ تم نے اسے بلایا، تمہاری مرضی۔ تم نے بے نیازی سے کافی کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ بیئر بول نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا، اسی طرح میں بھی ایک آزاد انسان ہوں بیئر بول، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ماہانہ الاؤنس جیب خرچ کا نصف حصہ چیریٹی میں جانا چاہیے۔ نگاہیں اٹھا کے اسے گھورا۔ ایفیکٹو امیڈیٹلی، اور ٹھک سے چینی دان میز پہ رکھا۔
बियर बॉल फरीद के हाथों के तोते एक ही जिस्त में उड़ गए। नहीं नहीं प्लीज, उसकी रंगत फक हुई। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने उसे भी बता दिया था। सॉरी माहिर प्लीज। उसे नाश्ता कॉफी सब भूल गया था। तब ही मोबाइल बजने लगा। उसने बेजारी से देखा। तुमने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा है और मालिक सुबह से मुझे कॉल किए जा रहा है। किन रिपोर्ट्स में फंस गया हूँ मैं इससे बात नहीं करना चाहता। मैंने उसे ज़ियाद सुल्तान के बारे में मालूमात लेने के लिए कहा था। अगर वो वाकई सबरीना का मंगेतर था तो मालिक को मालूम होना चाहिए था। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तल्खी से कहते हुए घूंट भरने लगा। क्या है मालिक? बियर बॉल ने बुरा सा मुंह बना के काल उठाई। अगले ही लम्हे उसके तासुरात बदले। कांटा हाथ से छूट गया। क्या हुआ? माहिर ने चौंक के उसे देखा। कुछ था जो फिजा में साकन हो गया था। बियर बॉल ने धीरे से फोन नीचे किया। हमें इस्लामाबाद जाना होगा। उसकी रंगत सफेद पड़ रही थी। क्यों? तुम्हें याद है इस्लामाबाद पुलिस के पास हलाल का केस था पिछले 2 साल से। उन्हें कुछ मिला है क्या? उसका सांस रुक गया। हलाल की लाश। माहिर फरीद तेजी से उठा। कॉफी का कप नीचे गिरा। कांच के टुकड़े और गर्म माया दूर तक बिखरते गए। हर सांस के साथ खो जाता है गुजरा हुआ लम्हा। सबज घास पे हर तरफ सफेद फूलों के सतून बने थे। उनके दरमियान छोटा सा स्टेज था और आसपास कुर्सियों के फूल बिछे थे। स्टेज अभी खाली था। हर तरफ मेहमान नजर आ रहे थे। दोपहर का वक्त था और सरमा की मीठी धूप सारे में फैली थी। कामदार लिबास में मुस्कुरा मुस्कुरा के चलती हुई माही हर एक से मिल रही थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे और शुरू होता है एक नया लम्हा। कॉरिडोर में बैसाखी की टक टक सुनाई दे रही थी। वो सफेद चेहरे के साथ लंगड़ा के चलता आगे बढ़ रहा था। बियर बॉल भी शाल सा उसके साथ था। साथ मौजूद चलता हुआ ऑफिसर हाथ हिलाते हुए कह रहा था, ये एक जली हुई लाश थी जो 2 वर्ष पहले मिली थी, उन्हीं तारीखों में जब हलाल खोई थी। हमने पहले उस पर नजर नहीं की, लेकिन एक ऑफिसर उस दिन आर्काइव्स में कुछ तलाश कर रहा था। जब उसे लाश के साथ मिलने वाली चीजें दिखाई दी, हम उनकी तस्वीर मालिक साहिब को भेजी तो उन्होंने उनको पहचान लिया। बच्ची की उम्र 9 साल के लगभग थी। आज वो 11 साल की होती। वो बुड़बुड़ाया। हम सांस अंदर खींचते हैं और उसे बाहर खारिज करके माजी के लम्हे को छोड़ देते हैं। अब वो दोनों स्टेज पे बैठे थे। उसने सफेद पिशवास के ऊपर सफेद कामदार दुपट्टा ले रखा था। चूड़ीदार बाजुओं के आगे हाथों में मेहंदी लगी थी। उसके कानों और गर्दन में नाजुक हीरे परोए थे। वो मुस्कुराते हुए हीरे की अंगूठियों से सजे हाथ से एक कागज पे दस्तखत कर रही थी। चेहरे पे एतमेनान था। ज़ियाद ने दस्तखत किए और हर तरफ मुबारकबादें गूंजी। दुआओं के लिए हाथ उठे। अब वो गुजरा लम्हा हमारे लिए फना हो चुका है। मैं नहीं मानता। बियर बॉल दबा दबा सा चलाया था। वो तीनों इस वक्त एक ऑफिस में बैठे थे। जली हुई लाश का मतलब है किसी ने हलाल के अगवा को कवर अप किया है। हम कब्र की खुदवाई करवाएंगे, डीएनए करवाएंगे। वो हलाल नहीं होगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। है ना माहिर? उसने गर्दन मोड़ के उसे देखा, जो सर झुकाए कोहनियां घुटनों में रखे बैठा था। उसकी नजरें जिप लॉक बैग पे जमी थी जिसमें मुख्तलिफ अशिया थी। है ना माहिर? इट्स हर। वो जेरे लब बुड़बुड़ाया। बियर बॉल का सांस रुकने लगा। और ये करते हुए हम फना कर देते हैं उस इंसान को जो हम एक लम्हा पहले थे। वो दोनों साथ साथ खड़े थे। ज़ियाद सुल्तान स्याह लिबास में था और वो सफेद में। वो दोनों कैमरास को देख के मुस्कुरा रहे थे। सामने खड़ी माही उनकी तस्वीर खींच रही थी। हर तरफ व्हील चेयर पे बैठी नगीना बेगम भी मुस्कुरा के उनको देख रही थी। जेरे लब वो कुछ पढ़ भी रही थी। हाथ में तस्बीह थी। हम सांस अंदर खींच के नए लम्हे में सांस लेकर उस शख्स का इस्तकबाल करते हैं जो हम बनने जा रहे हैं। माहिर ने बेजान हाथों से जिप लॉक बैग उठाया। उसके अंदर कुछ चीजें थी। 2 साल पहले एविडेंस मिलने की तारीखें भी लिखी थी। उन पे गर्द भी थी, जैसे वो पुराने बॉक्स से निकाली गई हों। एक ब्रेसलेट, लिबास के जले हुए टुकड़े, नन्हा सा पर्स और एक सेंटेड कैंडल। उसने कप कपाते हाथों से कैंडल का जार निकाला। स्ट्रॉबेरी। उसने ढक्कन खोला। एक उदास सी खुशबू सफेद मोम से निकल के सारे में फैलने लगी। ये हलाल है,
اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ اور یوں ہم تمام عمر اسی عمل کو دہراتے رہتے ہیں۔ زیاد اس کا ہاتھ تھامے اسے لاؤنج سے کمرے تک لا رہا تھا۔ لاؤنج میں آج پھر بہت ہلکی روشنی تھی، گھر میں کوئی بتیاں بھی نہیں جلائی گئی تھی۔ اس نے مسکرا کے سر جھٹکا، اسے اس سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرہ اندر پھولوں سے سجا تھا، سفید اور سرخ پھول، ہر طرف خوبصورتی تھی اور ایک نئے مستقبل کا آغاز۔ یہی مراقبہ ہے۔ آپ چاہیں تو ہم قبر کھدوا سکتے ہیں، لاش کے دانتوں سے ہم ضرورت نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اس نے کینڈل کا ڈھکن بند کیا۔ یہ اسی کی چیزیں ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ برسوں کا بیمار لگتا تھا۔ ماہر، ہمیں ڈی این اے تو کروانا چاہیے۔ بیئر بول نے بے بسی سے اس کی کوہنی جھنجھوڑی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ روم 555 میں بھی ایسا بیمار نہیں لگا تھا جیسے آج لگ رہا تھا، ایسے جیسے شوق میں ہو۔ ضرورت نہیں ہے، میں اس کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا۔ اٹھو، ہم استنبول واپس جا رہے ہیں۔ اس نے زپ لاک میں چیزیں واپس ڈالی اور اسے اتنی سختی سے پکڑا کہ ہاتھ کی رگیں ابھر آئی۔ میری تلاش ختم ہوئی، یہی تجدید ہے۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ مالا نے مسکرا کے ہاتھ آگے کیا اور اس نے مخملی ڈبیا سے ایک انگوٹھی نکالی۔ چوکور چمکتا ہوا نگینا چمکا۔ یہ وہی ڈائمنڈ رنگ ہے، میں نے اسے آپ کے لیے خرید لیا تھا کیونکہ یہ بہترین تھی۔ اس نے انگوٹھی مالا کی انگلی میں پہنائی۔ مالا نے مسکرا کے ہاتھ اونچا کر کے روشنی میں انگوٹھی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے کشمالہ مبین کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے چونک کے زیاد کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو۔ زیاد مسکرا کے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، ایک نئی زندگی کے خواب، مستقبل کی باتیں، لیکن وہ صرف انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ یہ ہو بہو اس چوکور ہیرے جیسا نگینا زرکون تھا، ہیرا نہیں، یہ انگوٹھی نکلی تھی۔ یہی زندگی ہے۔ بیڈ روم میں لگے پھولوں کی بتیاں مرجھا گئی تھی اور خوشبو باسی ہو گئی تھی۔ دروازہ نیم ہوا تھا اور لاؤنج سے خشک گپیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماہی کا کہکا سب سے اونچا تھا۔ عباد اور ماہی ان کا ناشتہ لائے تھے۔ موعد کی حسب توقع کال تھی اور وہ شادی کے لیے اتنی چھٹی لے چکا تھا کہ اب اسے وارڈ میں واپس پہنچنے کی جلدی تھی۔ سو فی الحال وہی دونوں اس کے میکے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نگینا بیگم بھی باہر ہی بیٹھی خوشگوار محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ زیاد کی بھی ہنس کے کوئی قصہ سناتی آواز یہاں تک آ رہی تھی، صرف وہی تھی جو اندر تھی۔ سنگار میز کے سامنے بیٹھی وہ آئینے میں جھلکتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں کچھ لینے آئی تھی، پھر یہی بیٹھ گئی۔ اس نے جھیل کے رنگ کی سبز کامدار لمبی قمیص پہن رکھی تھی، کندھے پہ دوپٹہ تھا، کانوں میں سونے کے ننھے سے ٹوپس تھے اور چہرے پہ ایسی سوچ تھی جس نے لباس کی چمک کو گہنا دیا تھا۔ کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کے اونچا کیا۔ تیز روشنیوں میں انگوٹھی کا نگینا چمکا، ہیرے جیسا، لیکن وہ ہیرا نہیں تھا، وہ زرکون تھا۔ اس کی چمک ہوا لگتے ہی ماند پڑنے لگتی تھی۔ شاید زیاد کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا، شاید کسی جیولر نے اسے ڈائمنڈ کی قیمت لے کر زرکون بیچ دیا ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کے جیولر سے زیاد نے جتنے سوالات پوچھے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بنا سرٹیفکیٹ کے ڈائمنڈ خرید لیا ہو، وہ بھی اتنا مہنگا؟ کہاں رہ گئی ہو؟ ماہی مسکراتی ہوئی چوکھٹ پہ آئی تو وہ چونکی، پھر جلدی سے مسکراہٹ چہرے پہ طاری کی اور برش اٹھا لیا۔ بس آ رہی ہوں۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ برش جلدی جلدی پھیرنے لگی، حالانکہ بال پہلے ہی بلو ڈرائی سے سیٹ تھے۔ ارے واہ، یہ زیاد نے دی ہے انگوٹھی؟ نگینے کا سائز دور سے ہی ماہی کی آنکھوں میں چمکا۔ وہ چہک کے قریب آئی۔ مالا نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ نیچے کیا، لیکن ماہی لپک کے آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چونک کے مالا کو دیکھا۔ یہ تو زرکون ہے۔ وہ الجھ گئی۔ ڈائمنڈ رنگ نہیں دی؟ تم لوگوں نے تو کوئی 1 کیرٹ پسند کیا تھا، نہیں؟ مالا نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا۔ ہاں، لیکن میں اتنی مہنگی انگوٹھی کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے خود زیاد سے کہا کہ زرکون لے لیں، ڈائمنڈ پہ اتنے پیسے کون خرچ کرے؟ مگر ویڈنگ رنگ روز روز تو نہیں بنتی، اور نگینا آنٹی نے خالہ کو بھی سیٹ دیا ہے سونے کا، اور مجھے ٹاپس، وہاں پیسے خرچ نہ کرتے، انگوٹھی تو ڈائمنڈ کی لے لیتے۔ ماہی خود سے بول رہی تھی جیسے اسے کچھ اچھا نہ لگا ہو، پھر ایک دم اسے دیکھا جیسے چونکی ہو۔ زیاد نے تمہیں بتا کے ہی زرکون رنگ دی ہے نا؟ کہیں ڈائمنڈ کہہ کے زرکون تو نہیں تھما دیا؟ برش کرتا اس کا ہاتھ سست ہوا۔ زیاد سلطان مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا،
एक आवाज कानों में गूंजी। ऑफ कोर्स, हमने खुद पसंद की थी ना, उसने जी कड़ा के कहा। उसे अपने शोहर का दफा करना था हर कीमत पर। अच्छा, मेरा गिफ्ट खोल के दिखा। माही ने बगौर उसे देखते हुए बात बदल दी। इतने गिफ्ट्स दिए हैं तुमने, कौन कौन सा खोलूं? आखिरी वाला सबसे बेस्ट था, व्हाइट और ब्लैक बॉक्स में। आराम से खोल लेना, आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके जाने के बाद माला ने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई और उठ खड़ी हुई। उसे अंदाजा हो रहा था कि शादी के बाद उसे बहुत सी मुस्कुराहटें चेहरे पे जबरदस्ती सजानी पड़ेंगी। घड़ियाल 12 बजाने के करीब था और कोई शहर था जो टूटने वाला था। उसे अपने कांच के जूते संभालने थे। शायद ज़ियाद के पास पैसे ना हों। मैं इससे पूछ कुछ करूं तो उसको बुरा लगे, उसका दिल दुखे। अंकल कहाँ हैं? जब वो लोग माही और अब्बाद को छोड़ने दरवाजे तक आए तो माही ने फिर से पूछा। वो ये सवाल कई दफा पूछ चुकी थी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो लेटे हुए हैं। वो फंक्शन में भी थोड़ी देर के लिए आए, फिर चले गए। उसने अब के गौर से इन दोनों को देखा। ज़ियाद और माला ड्राइव वे में साथ साथ खड़े थे। धूप उनके ऊपर सीधी पड़ रही थी। माला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ गैर आरामदेह सा। वो अलबत्ता मुतमिन और अच्छे मूड में नजर आ रहा था। उनकी नेचर ही ऐसी है, ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ज़ियाद सुल्तान ने उसी मुस्कुराहट से जवाब दिया। उसके सुकून में जरा फर्क नहीं आया। बंगाली मुलाजमा खामोशी से उनकी कार में स्वीट्स और चॉकलेट्स रखवा रही थी। माही बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कार में बैठी। अब्बाद ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार रिवर्स करने लगा। माला और ज़ियाद उनके जाने तक वहीं खड़े रहे। जैसे ही कार सड़क पे निकली, माही की मुस्कुराहट गायब हुई। उसके चेहरे पे एक पुरसोच जन्म लेने लगी। एक चॉकलेट पकड़ाना, लंबी ड्राइव है घर तक। अब्बाद ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे, दूसरे हाथ पीछे रखे स्वीट्स के थाल की तरफ बढ़ाया ही था कि माही ने जोर से उसके हाथ पे हाथ मारा। वो चौंक के उसे देखने लगा। एक चॉकलेट ही मांगी है यार, रहने दो, नीरी कैलोरीज हैं। उसने हाथ बढ़ा के डिब्बा बैक सीट पे मजीद पड़े धकेल दिया। अब वो अब्बाद की पहुंच से बाहर था। अजीब जेलस औरत हो तुम, अब्बाद बुरबुरा के रह गया, जैसे हैरत हुई हो। माही ने जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी पेशानी पे बाल थे। वो दोनों वापस लाउंज में आए तो बंगाली मुलाजमा ने बत्तियां एक दफा फिर से हल्की कर दी। माला ने सबके आने पे बत्तियां तेज की थी। पर्दे खोले थे, लेकिन पल भर में मुलाजमा ने सब वापस पहले जैसा कर दिया था, अंधेर और खामोश। उसे उलझन होने लगी। बैठने से पहले स्विच पे हाथ मारा और बत्तियां रोशन कर दी। नगीना बेगम अपने तख्त पे नीम दराज थी, कंबल ओढ़े, गाओ तकिए से टेक लगाए। तेज रोशनी पे चौंक के उसे देखा। वो बस मुस्कुरा के अपनी कुर्सी तक आई। ज़ियाद और वो अभी बैठे ही थे कि बत्ती एकदम हल्की हो गई। माला ने बेयकीनी से गर्दन मोड़ी। बंगाली मुलाजमा स्विच के साथ खड़ी जताती नजरों से उसे देख रही थी। उसने फौरन से इन दोनों को देखा, लेकिन वो उस तरफ दानिस्ता तौर पे मुतवज्जा नहीं थे। शायद उन्हें भी अंधेरों में रहने की आदत थी और वो रोशनियों से आई लड़की थी। उसने पहलू बदला, कहा कुछ नहीं, बस अब तो मैं मुंतजिर हूँ कि कब हम सब वापस दुबई जाएं और एक घर में एक साथ रहें। नगीना बेगम मोहब्बत से इन दोनों को देख रही थी। माला भी मुस्कुरा दी। कुल्फत दूर होने लगी। हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ज़ियाद टांग पे टांग जमाए बैठा बहुत संजीदगी से बोला। जहां नगीना बेगम चौंकी, वहां माला ने भी ताज्जुब से उसे देखा। लेकिन नगीना आंटी का ख्याल कौन रखेगा? इंद्रानी है ना, वो रख लेगी। नगीना बेगम सांस रोके अपने बेटे को देख रही थी। उन्हें जैसे यकीन नहीं आया था। ना ज़ियाद, तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। हाँ, और अब मैं कह रहा हूँ कि हम साथ नहीं रहेंगे। वो बस अपनी माँ को देख रहा था। दो टोक कती अंदाज वो फैसला कर चुका था। लेकिन ज़ियाद, एक शहर में रहते हुए हम अलग रहें अच्छा लगता है क्या? उसने नरमी से कहना चाहा। किसने कहा कि हम एक शहर में रहेंगे? उसने पहले बीवी को फिर माँ को देखा। अंदाज बिल्कुल पुरसुकून था। क्या मतलब? मैं और कशमाला मक्का शिफ्ट हो रहे हैं। आप ज़हनी तौर पे खुद को तैयार कर लें। नगीना बेगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। मक्का? वो हैरान रह गई। मक्का कहाँ से आ गया? आपने तो कहा था कि हम। और उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि ज़ियाद सुल्तान ने हमेशा एक नए शहर जाके
नई जिंदगी शुरू करने की बात कही थी। उसने कभी इस शहर का नाम नहीं लिया था। वो हमेशा कहती रही कि वो दुबई में जॉब ढूंढ रही है, दुबई में ये और ये करेगी। वो आगे से हूं हां करता रहता था। लेकिन ज़ियाद, मैं मक्का में क्या करूंगी? मुझे दुबई में जॉब मिल गई है और आंटी को छोड़ के हम। उसे शदीद सदमा लगा था। बात मुकम्मल ही नहीं हो पाई। ज़ियाद, ऐसे कैसे बेटा? नगीना बेगम हनूज बेयकीनी से उसे देख रही थी, आंखें भीग रही थी। मुझे ऑफिस ने मक्का ट्रांसफर कर दिया है, मैं वहीं से काम करूंगा और तुम वहां कोई जॉब ढूंढ लेना। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फोन बजने लगा। खाला की कॉल आ रही थी। वो माही और अब्बाद का पूछना चाहती होंगी। वो एक्सक्यूज मी कह के उठ गई, कुछ मुजहमिल, कुछ गायब दिमाग सी। वो अपने कमरे में चली आई। ज़ियाद ने उसे जाते देखा। जब वो बाहर निकल गई तो माँ की तरफ मुड़ा। वो अभी तक बेयकीनी से जैसे दिल थाम के उसे देख रही थी। तुम मुझसे दूर चले जाओगे? फिर क्या करूं? इसको आपके साथ एक घर में रखूं ताकि अब्बू उसको 2 दिन में आपकी असलियत बता दें? वो करीब होके दबा दबा सा कराया। मैं संभाल लेती। हरगिज नहीं, मैं अपनी शादी कायम रखना चाहता हूँ और मैं आपके करीब नहीं रहना चाहता। तुम्हारी शादी मैंने करवाई है, मैंने। उन्होंने कपकपाती बूढ़ी उंगली अपने सीने पे रखी, आंखें भीग रही थी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इसे आपके करीब नहीं रखूंगा। मक्का? मक्का क्यों? उसे देख के रह गई, उंगली नीचे गिर गई। मेरी अपनी वजूहात हैं। वो पीछे हो के बैठ गया। उसने खाला से बदवक्त बात की। सर दर्द से फटा जा रहा था। नकली अंगूठी उंगली काट रही थी। फिर वो कमरे से निकली। ज़ियाद लाउंज में नहीं था। नगीना बेगम गुमसुम सी अपनी जगह बैठी थी। वो इस वक्त उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी वापस पलटने ही लगी थी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मौसीकी की धुन समातों में गूंजने लगी। वो जहां थी वही सुन रह गई। फिर बेख्तियार आवाज की समत देखा। वो राहदारी के सिरे पे नसब एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसे इतना मालूम था कि यह दरवाजा बेसमेंट की तरफ खुलता था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ भरने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, मौसीकी की आवाज बुलंद होती जा रही थी। अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर फरीद ला की तख्ती लगी थी। आज उस तख्ती ने खामोशी से इन दोनों को यक्के बाद दीगरे अंदर आते देखा। बियर बॉल बिल्कुल निढाल था और माहिर खामोश, जैसे शल हो, किसी और दुनिया में गुम हो। वो बेसाखी से चल रहा था। व्हील चेयर न जाने कहाँ रह गई थी। बियर बॉल अंदर आया और जूतों समेत आगे बढ़ता गया। लॉन्ग रूम खाली था। फैजी खानम को उसने वापस आने की इत्तला नहीं की थी। शायद माहिर ने भी नहीं बताया था, क्योंकि वो घर पे नहीं थी। माहिर ने सारा रास्ता उससे बात भी नहीं की थी। वेटिंग लाउंज, एयरपोर्ट, फ्लाइट, एग्जिट, वो खामोश रहा था, जैसे अभी तक शौक में हो। स्याह सफेद लॉन्ग रूम खामोश पड़ा था। बियर बॉल आगे बढ़ा और आहिस्ता से एल शेप स्याह सोफे पे गिर सा गया। एक बाजू नीचे झूल गया। उंगलियां कालीन को छूने लगी और नजरें छत के फानूस पे थी। माहिर ने धीरे से दरवाजा बंद किया। जेरे लब आउज़ुबिल्लाह पड़ा। लॉक करने की आवाज आई। फिर उसने झुक के जूते उतारे। फिर बैसाखी की टक टक सुनाई दी। वो लंगड़ा के कदम कदम चलता सामने आया। बैसाखी हाथ से फिसल गई। उसने झुक के मेज पे स्ट्रॉबेरी वाली कैंडल का जार रखा। वो सारा रास्ता उसे थामे रहा था। 2 साल से तुम कह रहे थे कि वो जिंदा है, और आज देखो। बियर बॉल छत को देख रहा था। उसकी आवाज गीली थी, आंखें नम थी। गुस्सा, गीला क्या नहीं था उसकी आवाज में। उसकी उम्मीद टूटी थी, वो झूठी उम्मीद जो माहिर ने उसे थमाई थी। हाँ, उसने एतराफ किया, बियर बॉल को उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो शौक में लगता था। हाँ, 2 साल से मैं कह रहा था कि वो जिंदा है, और आज देखो। वो झुका और बैसाखी उठाई। फिर लंगड़ाता हुआ आतिशदान की तरफ भरने लगा। मैंने कहा था कि वो जिंदा है। सब कहते थे बाज आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें और मालिक को लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क फिरता रहा। मैंने 2 साल तक तुम लोगों को उम्मीद दिलाई, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि वो जिंदा है। आतिशदान तक वो रुका और लाइटर उठाया। बैसाखी फिर से लुढ़क गई। माहिर ने तकलीफ से उसे देखा, फिर बियर बॉल को। वो दूर था, करीब होता तब भी आज वो बैसाखी उठाने ना खड़ा होता। कोई मेरा यकीन नहीं करता था, और मैं कहता था कि मैं
तुम सबको साबित करके दिखाऊंगा, वो खुद से बोल रहा था। लाइटर लिए उसने चलने की कोशिश की। मेज तक काफी फासला था। टांग पे जोर देकर एक कदम उठाया, दूसरा और तीसरे से पहले वो एकदम लुढ़क के गिरा। तुम्हारा जुनून, झूठी उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। बियरबॉल ने बस एक नजर उसे देखा। वो पहलू के बल कालीन पे गिरा था, शायद कराह भी रहा था, लेकिन बियरबॉल नहीं उठा। उसने उसे गिरे रहने दिया। मैंने तुम सबका बहुत वक्त लिया और अपना भी, क्योंकि वो हथेलियों के बल सीधा हुआ, फिर से कराहा, सोफे का सहारा लेकर सीधा हुआ और खुद को गोया घसीटते हुए मेज तक लाया, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था। और देखो, वो निढाल सा वहीं मेज के साथ बैठ गया। टांग में दर्द की शदीद लहरें उठने लगी। और देखो, आज तुम गलत निकले। बियरबॉल ने बेबसी भरे गुस्से से उसका फिक्रा मुकम्मल किया। माहिर फरीद ने लाइटर के लीवर पे अंगूठा जोर से रगड़ा। शोला जल उठा। मैं ये नहीं कहने जा रहा था। उसने शोला मोमबत्ती के करीब किया, उसके जले हुए धागों से जरा दूर था। मैं कहने जा रहा था कि देखो, आज मैं दुरुस्त साबित हुआ। उसने शोला धागे से टुकराया। उसने फौरन से आग पकड़ ली। बियरबॉल फरीद तेजी से सीधा हुआ। एक अलार्म सा उसके कानों में बजने लगा। कैसे? हलाल की तमाम चीजों पे गर्द थी। जिप लॉक खुले हुए थे। गर्द का होना फितरी बात है, लेकिन उसने स्ट्रॉबेरी कैंडल की तरफ इशारा किया। इसकी मोम सफेद और साफ थी, खुशबू भी बरकरार है, जबकि इसका ढक्कन खुला हुआ था। 2 साल तक कैंडल ढक्कन के बगैर रहे तो इसकी खुशबू जाया हो जाती है। वो कालीन पे बैठा जलते हुए शोले को देख के कह रहा था, क्या मतलब? क्या तुम अब तक नहीं समझी हो कि माहिर तुम्हें कैंडल्स क्यों देता है? हलाल की आंखें चमकी। उसने तेजी से कैंडल उठा के देखी। उसके धागे स्याह थे। वो एकदम कमरे में भागी। राबेल मुस्कुरा के उसे देखने लगी। वो वापस आई तो उसके बाजुओं में बहुत सी छोटी बड़ी कैंडल्स थी। उसने सारे जार्स जल्दी जल्दी मेज पे सेट किए। सबके धागे जले हुए हैं, लेकिन मोम कम नहीं है। यानी माहिर भाई गिफ्ट देने से पहले नई कैंडल को एक दफा जरूर जलाता है। लेकिन क्यों? वो जोश से माँ को समझा रही थी। फिर उसने लाइटर लिया और बारी बारी मोमबत्तियों के धागे जलाने लगी। धीरे धीरे सारी मोमबत्तियां आग पकड़ने लगी। बहुत देर से समझ में आया तुम्हें? राबेल मुस्कुरा के उसे देख रही थी और वो बहुत खुशी से जलती कैंडल्स को। पहली कैंडल की मोम पिघलने लगी, यहाँ तक कि वो पूरी पिघल गई। हलाल ने धड़कते दिल से ट्विजर उठाया और उसे पिघली मोम के अंदर डाला। जब उसे वापस ऊपर निकाला तो उसके दांतों में एक सुनहरी लॉकेट था। मामा, मामा! उसने जोश से चीख मारी। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। माहिर भाई मुझे कैंडल में गिफ्ट छुपा के देता था। मोम पिघल रही थी। खुशबुएं एक दूसरे में मिक्स होकर सारे को मुअत्तर कर रही थी और वो एक के बाद एक मोमबत्ती से कुछ निकाल रही थी। नेल पॉलिश, हेयर पिन, कैंडी बार, कुछ प्लास्टिक में लिपटा था और कुछ बगैर प्लास्टिक के। इतनी देर लगी थी तुम्हें अपने भाई को समझने में? राबेल मुस्कुरा के उसको देख रही थी। मेज मोम से लितरी चीजों से भर गई थी, जिनका मोम बाहर आते ही जमने लगा था। वह अब हंसते हुए अपने तोहफों पे जमी मोम नाखूनों से खुरच रही थी। स्ट्रॉबेरी की महक वाली कैंडल पिघल रही थी और बियरबॉल फरीद सांस रोके उसे देख रहा था। यानी हमारी बहन जिंदा है? और माहिर ने सर झुका के मोमबत्ती के जार के अंदर झांका। उसके चेहरे पे बिला आखिर एक मुस्कुराहट उभरी, एक मुकम्मल मुस्कुराहट। और उसने मुझे एक पैगाम भेजा है। उसने ट्विजर उठाया और पिघली मोम में डाल दिया। बियरबॉल बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। ट्विजर मोम के अंदर डूब गया और जब माहिर की उंगलियों ने उसे बाहर निकाला तो उसके दांतों में कुछ था। स्मार्ट किड, इजंट शी? वो मोम में लितरी शय को देख के फखर से मुस्कुराया।